नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का नाम है शैतान बाबा की कहानी। मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुमशान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विनय अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहां आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। वो फिर ऐसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विनय को यह बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांवों के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई हैं। 25 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे किसी मंत्र तंत्र की किताबों में होता है। विनय ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहां कुछ हड्डियों की पूरा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत विनय पर गई। अब वो जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विनय बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विनय की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी निशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से निशा के बदले वर्ताव के कारण विनय को निशा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि निशा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और निशा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विनय निशा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से निशा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस निशा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नजर सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पे लिखा था, सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं। और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विनय अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विनय की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछ लिया। विनय ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विनय की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात निशा की फोटो देखकर विनय को ये मंत्र पढ़ना है। और धीरे से विवेक के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विनय ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। विनय वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब कर भी रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। विनय अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से निशा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विनय ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहां से गायब हो गया। विनय रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विनय की बीवी निशा अभी भी वापस नहीं आई। विनय ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि निशा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विनय के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा है। विनय ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वो निशा को इस हवेली में ला सकता है तो निशा जरूर विनय के पास आ सकती है।
उस दिन भी विनय जब अपने घर वापस जा रहा था, तब भी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन विनय, जो निशा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन विनय ने निशा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। निशा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बात करते करते विनय निशा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही निशा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने विनय को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विनय जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही निशा को देखा, उसने विनय को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विनय को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन विनय ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, वो देखकर विनय के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर निशा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वो बाबा निशा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि निशा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विनय को कहा कि अब निशा वही करेगी जो विनय उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साये की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने निशा को वहां से चलने के लिए कहा तो निशा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। विनय निशा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा वो निशा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साये ने विनय को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी सफेद हो गई और जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था, और उसने निशा की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और विनय को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विनय वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहां से निकलता, कुछ देर बाद वो वापस उस हवेली के सामने ही आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं, बल्कि विनय और निशा की ही थीं।